हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आप लोग देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। फ़िज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन ये हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जो कि बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देख रहे हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो है आप तक बहुत आसानी से आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन क्या था? सेलों का संयोजन हमने श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम में दो सेल पढ़ेंगे, किस तरह से सेलों को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर क्रम जब पढ़ेंगे तो क्या इसमें दो कंडीशन होती हैं, जब सभी सेल एक जैसे हों और जब सभी सेल क्या हों, विपरीत हों। बात समझ में आ रही? हाँ। तीसरा क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन। ये तीन टाइप के हम सेलों को संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम हम पढ़ रहे थे, श्रेणी क्रम में हमने I=NE/R+NE तक फाइंड कर लिया था। किसी कारण बस क्लास हमारी यहीं तक हो पाई थी। आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो परिपथ में धारा निकाली थी I=NE/R+NR, क्लियर हो रही? इसी फार्मूले को लेकर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए, जिस पे आप लोग फेयर बनाते हैं, और मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, लिखते ज़रूर रहिएगा। जो मैं लिखाऊं लिखते ज़रूर रहिए। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रही? और बहुत बेहतरीन कंटेंट देते हैं। कुमार मित्तल की बुक से हम हर थ्योरी को, हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कल की क्लास में, हमारा जो लास्ट फार्मूला था I= क्या था, देखते हैं। फार्मूला मिला था हमें I=NE, कैपिटल E था। क्या था? कैपिटल E अपान में ये है बाह्य प्रतिरोध और N ये है स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ तक हमने कल की क्लास में इसको क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, अच्छा देखो, हमने ये जो निकाला था NE/R+NR, क्लियर हो रही बात? यहाँ तक समझ में आई? ये क्या है? परिपथ में धारा है। ये क्या है? परिपथ में धारा है। N क्या है? N सेल लगे हैं परिपथ में। क्या लगे थे? N सेल, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था, कल देखा था आप लोगों ने। N सेल है और N क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। ये बाह्य प्रतिरोध के साथ जुड़े हुए थे पूरे परिपथ में, क्लियर हो रही? इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग नोट पॉइंट लिखना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। ठीक है, सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। और आंतरिक प्रतिरोध R अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। क्लियर हो रही बात? अगर सभी सेल का विद्युत वाहक बल E है तो हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या होता है? E1 + E2 + E3, ठीक, डैश En। कहाँ तक? En तक। बात समझ में आ रही? अगर सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है, तो हम लिखेंगे R1 + R2 + R3 + डैश कहाँ तक? Rn तक लिखेंगे। बात समझ में आ रही? देखिए, ये हमें मिली E इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये मिली हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो परिपथ में धारा क्या होती है? परिपथ में धारा जो I= होता है वो क्या होता है मेरे भाई? E इक्विवेलेंट, ठीक, अपान में R + स्मॉल r इक्विवेलेंट। यही तो हमने कल बताया था आपको, यही तो बताया था। थोड़ा सा लिखते हैं इसके आगे। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? E इक्विवेलेंट की वैल्यू है E1 + E2 + E3, ठीक है, प्लस डैश En। बात समझ में आ रही? ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया कैपिटल R, इसे बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं, स्मॉल r को आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। स्मॉल r की वैल्यू है R1 + R2 + R3 + डैश Rn। ये क्या मिला है? ये भी एक हमें फार्मूला मिला है। किन की पदों में मिला है? जब सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो? E हो, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? अलग अलग हो। उस कंडीशन में हमें एक फार्मूला मिला है। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? एक और नोट पॉइंट लिखिए। ये नोट पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुख्य रूप से बातें इनको कह सकते हैं, स्पष्ट बातें कह सकते हैं, पूछी जाती हैं खूब। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि N सेलों में से M सेल की ध्रुवता उल्टा कर दें। एक नोट पॉइंट लिखना है, यदि n
यदि n सेलों में से m सेल की ध्रुवता बदल दें। क्या कर दें? ध्रुवता बदल दें। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि n सेल हों और n सेलों में से m सेलों की क्या कर दें? ध्रुवता चेंज कर दें, पोलाई चेंज कर दें, तो जो n सेल हैं इन पर कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो लिखना यहाँ पे ध्रुवता बदलने पर आंतरिक प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखना यहाँ पर ध्रुवता, क्या लिखेंगे? ध्रुवता बदलने पर आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ रही? बोलो। ध्रुवता बदलने पर आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, हमारे पास 100 सेल हैं। क्या हमने लिया? 100 सेल लिया। क्लियर हो रही? हमने कहा 100 सेल में से हमने कहा 10 सेल की हमने क्या कर दी? ध्रुवता बदल दी। बात समझते हैं ना? 10 सेल की ध्रुवता बदल दी। क्लियर हो रहा? अच्छा, जो 80 सेल बचे, क्या उनके आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन होगा? तो जो 80 सेल होंगे उनके आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ध्रुवता बदल दें, ध्रुवता बदलने पर आंतरिक प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? अच्छा, बात समझ में आ रही? ये सब आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। आप लोग पैसा दे के पढ़ने जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, अपने घर से जाते होंगे, दौड़ के जाते होंगे, लेकिन इतना बेहतरीन कंटेंट कोई नहीं देता होगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में। बात समझ में आ रही? हाँ, ये सब लिखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर हो रही? क्या ध्रुवता कोई परिवर्तन नहीं होता है या ध्रुवता पर कोई प्रभाव नहीं होता है? क्लियर हो रही? अच्छा, अगला नोट पॉइंट लिखना है यहाँ पर। देखिए, अभी हमने बताया है, देखिए अभी हमें एक फार्मूला मिला है, I = क्या मिला है? NE या E इक्वलेंट अपान में R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। ठीक, ये इक्वलेंट क्या होता है? ये मैंने बताया था कि जो सभी सेल होते हैं उनका हम परिणामी निकाल लेते हैं। जो सभी आंतरिक प्रतिरोध होते हैं उनको हम, जैसे हमें R1, R2, R3 लिखा है, तो हम लोग मैथ में क्या पढ़ते थे, जैसे समेसन लगा के लिखते थे, वैसे ही इनका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट रूप है E इक्वलेंट। क्लियर हुई बात? क्या है? E इक्वलेंट। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ से R इक्वलेंट फार्मूला मुझे बनाना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। NE, ये क्या है? NE क्या है? ये परिपथ में विद्युत वाहक बल है। क्या है? परिपथ में विद्युत वाहक बल है। ये परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ से अगर धारा देखते हैं, अगर यहाँ से धारा देखते हैं तो धारा हमें मिलेगी क्या? धारा भाई क्या मिलेगी? देखते हैं ज़रा। हाँ, धारा क्या मिलेगी? 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। हमने क्या लिया है? R = NE हो तो परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा क्या है? देखिए, R = NE हो तो, थोड़ा सेंटेंस, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा क्या होगी? I = जो होती है E इक्वलेंट, क्या होती है? E इक्वलेंट R अपान स्मॉल r इक्वलेंट। यही तो होती है, बोलो भाई, यही होती है। अभी देखो, हमने आपको बताया था, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखें, जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है वो अगर आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब R को नगण्य मानने पर, क्या लिखेंगे? मानने पर, तो यहाँ से मिलेगा क्या? I = जो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? I = जो मिलेगा ये हो जाएगा E इक्वलेंट अपान में R। हमें R को क्या करना है? R को हटा देना है कि R को हम क्या मान रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम RE के स्थान पे लिख सकते हैं NE। क्या लिख सकते हैं? NE। अच्छा, ये क्या है? ये देखिए, अभी हमने बताया था जो E इक्वलेंट होता है वो होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना? E3 प्लस डैश डैश कहाँ तक? EN तक होता है या NE तक होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? NE अपान में क्या हो गया?
हाँ, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, ये ई हो जाएगा और इसके स्थान पे हम आर ई लिख सकते हैं या आर एन लिख सकते हैं या एन आर लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एन आर। देखिए एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई अपॉन आर। ये जो फार्मूला मिला है ये आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, ये आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और परिपथ में प्रवाहित धारा के पदों में ये फार्मूला मिला है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही? ठीक, बात समझ में आ रही, नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा ये हमने नगण्य क्यों माना है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, जब सेलों के संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो। बात समझ में आ रही? ये क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पर, जब सेलों के संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध, हम लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आप लोग भी लिखते जाना, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम हो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं मिलता। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं मिलता। क्लियर हो रही बात? ये जो मैंने लिखा था ये श्रेणी क्रम में जुड़े थे, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने बाह्य प्रतिरोध का मान नगण्य माना है। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही? ठीक है, ये नोट कीजिए। ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन है। सिर्फ अभी हमने बताया था सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अभी हमने सिर्फ श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन बताया है आपको, इसके बाद की हेडिंग डालना समांतर क्रम। ठीक है, मिटा रहे हैं हम, नोट कीजिए। आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। ये सेकंड है, समांतर क्रम में सेलों का संयोजन, और उसमें पहली कंडीशन क्या थी, जब सभी सेल एक जैसे हों। क्या हों? जब सभी सेल एक जैसे हों। ठीक है, क्या हो, सभी सेल कैसे हो, एक जैसे हो। बात समझ में आ रही? इसका हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोग समझिएगा अच्छे से, आप लोग भी बनाते जाना साथ में। हाँ, देखिए मैंने फिगर बनाया है, इसके बारे में डिटेल भी लिखी है मैंने। देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए हमने क्या किए हैं, एन सेल लिए हैं। क्या किए हैं, एन सेल लिए हैं, और सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, ई। यहाँ पर भी सेल है ई, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध आर है। मतलब एन सेल, हमने एक एन सेल लिए हैं और सभी सेल को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। इस पूरे परिपथ को हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ा है। क्लियर? इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित आई है, इसी के बारे में जो मैंने बनाया है उसको मैंने लिखा है माना एन सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। पूरे सेलों का संयोजन समांतर क्रम में किया गया है। ठीक है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा क्या, आई है। ठीक, देखिए सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर हो रही? देखते हैं हम इसका करते हैं डेरिवेशन। लिखेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है।
क्लियर हो रही बात। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, ठीक है। अगर हम n सेल जोड़ें, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो n सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, n ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलो भाई बात समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट? अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, n ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा, जैसे हम देखें कि जो n सेल हैं वो लगे किस क्रम में हैं, तो वो भी समांतर क्रम में लगे होंगे, तो हम लिख सकते हैं n सेलों का इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं, n सेलों का इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे क्या, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश En लिखेंगे, तो हम इसके स्थान पे E लिख सकते हैं। तो ये समीकरण क्या हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई। बात समझ में आ रही, ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बात क्लियर हो रही कि नहीं है। अच्छा, सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है, ठीक। जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, क्या लिखेंगे, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम में है। अच्छा, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम की कंडीशन क्या होती है, 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश 1/rn लिख सकते हैं। n सेल लगे हैं तो जो प्रतिरोध होंगे वो क्या होंगे, n होंगे, और विद्युत वाहक बल क्या होंगे, n होंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही। अच्छा देखो, ये लिखा कितने तक है, लिखा कितने तक है, तो हम इसको 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश 1/n/r, ठीक। कितने बार हैं, n बार, कितने बार लिखे हैं, ये n बार क्या है, लिखे हैं। क्लियर हो रही बात, नहीं समझ में आ रही, बोलो भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बोलिए। तो हम लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट, इस पूरे सिस्टम को हम छोटे सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, n/r बार, क्या लिख सकते हैं, 1/r बार लिख सकते हैं। क्लियर हो रही। अगर यहीं से हम निकालें r इक्विवेलेंट इंटू में n इज इक्वल टू r, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r अपान क्या मिलेगा, n मिलेगा। बात समझ में आ रही। जो हमने r इक्विवेलेंट निकाला है तो क्या मिला है, r अपान n मिला है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। बात समझ में आ रही, बोलिए भाई बात समझ में आ रही। देखिए, परिपथ में प्रवाहित धारा है, परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा I हो, क्या है, I हो, तो I इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्विवेलेंट, ठीक है, अपान में कैपिटल R स्मॉल r इक्विवेलेंट। देखिए, E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें जो मिली है वो E है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली है, E मिली है। कैपिटल R है, स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, r अपान क्या है, n। इसके नीचे एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो E अपान क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा, और अपान में n हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, n, ये n इसके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ne अपान में r प्लस nr और क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये फार्मूला हमें क्या मिला है, परिपथ में प्रवाहित धारा मिली है। ये क्या मिली भाई, परिपथ में प्रवाहित धारा मिली। बात समझ में आ रही है, ये क्या मिली है, परिपथ में प्रवाहित धारा। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बताओ बात समझ में आ रही। देखिए, यदि हम क्या कर लें, यदि नई लाइन से लिखते हैं, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, इसका मतलब है R जो होगा, स्मॉल r होगा, उसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो लिखेंगे स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मानने पर, ठीक है, नगण्य मानने पर। तो देखिए, धारा I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा NE अपान में NR, ये हो जाएगा E अपान R। तो I इज इक्वल टू जो मिला है वो E अपॉन कैपिटल R मिला है। ये क्या मिला है, किस किस के पदों में बीच, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, विद्युत वाहक बल E है, और धारा क्या है, I के पदों के बीच हमें एक फार्मूला मिला है। क्लियर हुई बात, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बोलिए भाई बात समझ में आ रही, नोट कीजिए इतना, ठीक है।
एक फार्मूला मैं और बना सकता हूँ यहाँ से, देखिए वो फार्मूला क्या बना सकते हैं, अगर देखें यहीं से एक फार्मूला और हम बना रहे हैं। देखिए फार्मूला बनाने की क्लास है, यहाँ पे अगर हमें जो आई इक्वल टू जो मिला था फार्मूला n/, में मिला है nr प्लस का r, ठीक। यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखें nr का मान r की तुलना में बहुत छोटा मान लें। क्लियर हो रही बात? तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लें, जो nr है इसको हम क्या कर लें, लेस देन स्मॉल r कर लें, तो जो i मिलेगा वो मिलेगा हमें NE/, में कैपिटल R। देखिए फार्मूला हमें बनाना है तो ये हम अपने पे डिपेंड कर सकते हैं कितने फार्मूला बना सकते हैं और कितने फार्मूलों का यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। लिख दीजिएगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो, तो सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तुलना में बहुत छोटा हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर हमारे पास कंडीशन भी है इसके साथ साथ, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा हो तो सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ये है सेलों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में पहली कंडीशन है जब सभी सेल एक जैसे हों। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फटाफट नोट कीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया भाई, मिटा रहे हैं। अभी इसका दूसरा पार्ट मुझे करना है, जब सभी सेल क्या हों, अलग अलग। अभी हमने किया है सभी सेल क्या हों, एक जैसे हों। क्या हों, सभी सेल एक जैसे हों। देखिए समांतर क्रम सेल के दो कंडीशन हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? जब सभी सेल एक जैसे हों, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम करेंगे जब सभी सेल क्या हों, अलग अलग हों। क्या हों, जब सभी सेल क्या हों, अलग अलग हों। आइए देखते हैं इसका पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिए क्या है। देखिए ये हमारे पास एक सेल है जिसका नाम दे देते हैं E1, ठीक है। ये दूसरा सेल हमारे पास है जिसका नाम क्या दे देते हैं, जिसका नाम है E2, ठीक। ये विद्युत वाहक बल दूसरा है, ठीक। ये मैंने एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जोड़ दिया और ये हमारे पास दूसरा आंतरिक प्रतिरोध R2 है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? बात समझ में आ रही? देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, यहाँ से धारा I1 चलेगी और यहाँ से धारा I2 चलेगी। यहाँ तक धारा क्या रहेगी, I1 ही रहेगी, और यहाँ पर धारा दोनों मिल जाएंगी, ये I1 प्लस I2 हो जाएंगी। क्लियर हो रही? इन दोनों को हम एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ज़रा ये एक बाह्य प्रतिरोध है, यहाँ पर धारा क्या रहेगी, I1 प्लस I2 ही रहेगी। बात समझ में आ रही भाई? यहाँ तक धारा क्या रहेंगी, देखिए ये I2 यहाँ से चलेगी, यहाँ तक आएगी, ये I1 यहाँ तक मिल जाएगी, तो दोनों मिलकर क्या मिल जाएंगी, I1 प्लस I2 मिल जाएंगी। क्लियर हो रही बात? नहीं समझ में आ रही? बोलो, बात समझ में आ रही? ये देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर भी धारा I1 प्लस I2 ही रहेंगी भाई, यहाँ पर धारा I1 प्लस I2 ही रहेंगी, ठीक है। इधर जब धारा मुड़ जाएगी तो ये I2 हो जाएगी, इधर धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। मेरे भाई बात समझिए, थोड़ा सा आराम से समझिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। देखिए मैंने दो सेल लिए हैं, दो सेल क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखिए हमने क्या किया है, एक सेल विद्युत वाहक बल, एक सेल क्या है E1 है, दूसरा सेल क्या है E2 है। पहले सेल की धारा क्या है, I1 है, दूसरे सेल की धारा I2 है। ये धाराएं दोनों यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएंगी। इन दोनों सेलों को हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा है। क्लियर हुई बात? और दोनों सेलों का
आंतरिक प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है। थोड़ा इसके बारे में हम लिखते हैं, लिखेंगे माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल, लिखिए आप लोग भी, माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं, ठीक है, E1 व E2 हैं। मान समझ में आ रही, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, ठीक है, तथा परिपथ में प्रवाहित अलग अलग धाराएं I1 व I2 हैं, ठीक है। परिपथ को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़कर रखा है, ठीक है, रखा गया है। क्लियर हो रही बात, बोलो। परिपथ में क्या है, मैंने बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़कर क्या किया है, रखा है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बात समझ में आ रही। अच्छा देखो, इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम दो पास बना लेते हैं। दो पास कौन कौन से बना लेते हैं, देखो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका C और इसका D, इसका E और इसका F। बात समझ में आ रही। इसमें हमने क्या किए हैं, दो पास बना लिए। जैसे मैंने एक कल की क्लास में एक डेरिवेशन कराया था, उसमें हमने दो लूप बनाए थे, ठीक उसी तरह से हम इसमें भी देखते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास जो शाखा AB और शाखा CD है, ये दोनों क्या हैं, ये समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे नई लाइन से, शाखा AB व शाखा CD किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। बात समझ में आ रही, क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है, ठीक। तो माना इनके सिरों का विभवांतर, हम मानते हैं इनके सिरों का विभवांतर V इक्वल टू, हमने एक फार्मूला लिखाया था V है, क्या लिखा है, V मानना है इनके सिरों का विभवांतर क्या है, V है। तो V इक्वल टू जो होता है वो E माइनस IR होता है। ये समीकरण क्या मान लें, फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लें, फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर हो रही। अच्छा शाखा AB के लिए देखें हम, शाखा AB के लिए V1 देखें तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। धारा क्या है, धारा क्या है, I1 है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। ये समीकरण क्या मान लें, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। शाखा AB के लिए, शाखा CD के लिए देखें, शाखा CD के लिए अगर देखें तो V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 हो जाएगा, माइनस का I2 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही, बोलो, बात समझ में आ रही। अरे भाई आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। हमने क्या किया है, AB के लिए अगर देखते हैं तो V इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो इसके लिए देखें हम क्या करते हैं, विभवांतर माना है V, तो V1 देखें तो E1 माइनस I1 R1 हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो गई। V2 देखें तो E2 माइनस I2 R2 हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो गई, थर्ड हो गई। क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हो रही। देखिए समीकरण सेकंड को R2 से गुणा करा दो, जो समीकरण सेकंड है इसको R2 से गुणा करा दो, और जो समीकरण थर्ड है उसको R1 से गुणा कराकर जोड़ के लिख दो। तो लिखेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण सेकंड को R2 से, है ना, समीकरण सेकंड को कहाँ से, R2 से, व समीकरण थर्ड को R1 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर। देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 R2, है ना, प्लस का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1, क्या लिखेंगे, V2 R1। यही तो हुई बात समझ में आ रही। तो क्या मिलेगा हमें भाई, देखो मिलेगा, क्या मिलेगा,
क्या हो गया, ओ विभवांतर सबके लिए सेम है। हमने लिखा है, क्या लिखा है, इनके सिरों का विभवांतर v है, तो यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर v1 नहीं मानेंगे, थोड़ा सा v ही रहेगा। क्या रहेगा, v रहेगा, ठीक है, v रहेगा, v1 v2 नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है, माना इनके सिरों का विभवांतर क्या है, v है, v1 v2 नहीं, अलग अलग विभवांतर नहीं, विभवांतर क्या है, समान है, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा v रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, v। थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ देखिए, अब इधर हम क्या करते हैं, इसकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो E2 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा I1 R1 R2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या क्या हो जाएगा, I2 हो गया, R1 हो गया और R2 हो गया। क्लियर हुई बात नहीं। देखो यहाँ से अगर हम क्या कर लें, V कॉमन कर लें, तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। देखो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अच्छा देखो, हम लोग क्या करें, ये E1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये R2 है। अगर यहाँ से R2 वाला पद उठा के हम यहाँ पर रख लें, तो हमें R2 कॉमन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का E2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं भाई, E2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, R1, E2 लिख सकते हैं और R1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, देखो E2 लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस लगा देते हैं, फिर हमें बच क्या रहा है, देखो हमने क्या लिया, हाँ फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का I1 R1 R2, और देखिए हम यहाँ से R1 R2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, तो R1 R2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर I1 और प्लस का I2। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए ज़रा समझिएगा भाई, अगर R1 R2 हम कॉमन ले लें तो I1 प्लस का I2 बचेगा। क्लियर हो रही बात। देखो अगर यहाँ से V इक्वल टू निकालें तो हमें ये इधर गुणे में सबके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में क्या मिलेगा, R1 प्लस का R2, ठीक है, माइनस का R1 R2 ये देगा I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ से नीचे क्या मिलेगा, R1 प्लस का R2, दोनों के नीचे हमने क्या किया, तोड़ लिया, दोनों के नीचे हमने क्या किया, तोड़ लिया। बात समझ आ रही। अच्छा देखो, इसको हम अगर E माइनस IR से तुलना करा दें, क्या करा दें, तुलना करने पर देखो V इक्वल टू E माइनस IR से अगर हम क्या कराएं, तुलना कराएं, तो यहाँ पे R की वैल्यू जो मिलेगी, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं I1 I2 अपान R1 प्लस R2। क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम लिख सकते हैं सो दैट, क्या लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन सी, वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं जो मिलेगा E इक्वलेंट इज इक्वल टू, जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा हमें क्या, E1, क्या मिलेगा, E1 R2 है ना, प्लस का E2 R1 अपान में R1 प्लस R2। अगर E इक्वलेंट इज इक्वल टू देखें, देखिए E इक्वलेंट, E की तुलना अगर हम इससे करा दें तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में R1 प्लस R2। क्लियर हुई। तो हमें E इक्वलेंट की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। बहुत सुंदर सा फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बात समझ में आ रही, बोलिए भाई, बात समझ में आ रही, बोलो भाई, बात समझ में आ रही, क्लियर हुई इतनी बात, बोलो। अगर हम क्या करें, हमने क्या किए हैं, सेल कितने जोड़े हैं, n सेल जोड़े हैं, क्या किए हैं, n सेल जोड़े हैं, हमने क्या किए हैं, n सेल जोड़े हैं। अच्छा देखो, इनको हम क्या कर लें, सबको अलग अलग लिख लेते हैं, तो हमें कुछ और मिलना चाहिए, हमें कुछ और मिलना चाहिए। वो क्या मिलना चाहिए, वो हम देखते हैं क्या मिलना चाहिए, वो हमें क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए इतना, फिर हम बढ़ाते हैं आगे कंटिन्यू। हाँ, हो गया नोट। देखिए, इसी फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो और आगे बढ़ाएंगे, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगे। देखिए, जैसे लिखा है E इक्वलेंट,
देखिए ध्यान से समझना, मैं फार्मूला बना रहा हूँ। जैसे लिखा है ई इक्वलेंट, जैसे हम लिख लेते हैं E1 R2, इसके अपान में R1 प्लस R2 से क्या करा दे, भाग करा दे। यहाँ पे लिखा है E2 R1, यहाँ भी R1 और R2 से भाग करा दे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात को अगर समझ रहे हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए। दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे R1 लिख लें प्लस का R2 लिख लें, नीचे क्या लिख लें, R1 प्लस R2 से क्या करा दें, भाग करा दें। बात समझते जाना, बहुत आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं है। क्या जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिए अलग अलग लिख सकते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे, एक एक को लिख लें, अलग अलग समझा देते हैं। देखो हम कैसे, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, समझना। देखिए जैसे मैंने लिखा है, भाग कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए E1 हो गया और क्या हो गया, R2 हो गया। इसके नीचे क्या लिख लें, R1 और R2 लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही? फिर क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, R1 लिखेंगे, इसके नीचे लिखें R1 और R2 लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई? देखो पूरे के नीचे हम क्या लिख लें, ये लिख लें R1 लिख लें, यहाँ पे R1 और R2 लिख लें, प्लस का क्या लिख लें, ये हो गया R2, R1 हो गया, R2 हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही? बोलो भाई। देखिए R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो मिल क्या रहा है, मिल हमें जो रहा है वो E इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे मिल रहा है E1 अपान R1, ठीक है, प्लस का क्या मिल रहा है, E2 अपान R2, ठीक है, R2 पूरे के बट्टे में क्या है, यहाँ पे 1 अपान R2 प्लस का ये 1 अपान R1। ये फार्मूला हमें क्या है, ये मिला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर हुई बात? बोलो बात समझ में आ रही? थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे मिटाता हूँ। इधर का मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। आप लोग होशियार बच्चे हैं, यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लिखने में बहुत तेज़ हैं, है ना। हाँ देखिए, इसी फार्मूले को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इसको भी मिटा रहा हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ इतना फार्मूला। देखिए फार्मूला हमारे पास जो है वो ये लिखा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक बल सिर्फ 2 हैं, ठीक है। अब नोट पॉइंट लिखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, यदि n सेल हो, क्या हो, n सेल हो, तो यदि n सेल हो उस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपान R1, ठीक, प्लस का E2 अपान R2, ठीक है, अपान में ये 1 अपान क्या है, R1 है, R2 है, ठीक है, और प्लस का 1 अपान क्या है, R1 है। देखिए अगर E सेल है तो E1 अपान क्या हो जाएगा, R1 Rn, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपान Rn, ये क्या हो जाएगा 1 अपान Rn। क्लियर हो रही बात? नहीं समझ में आ रही? देखो अगर सेल कितने हो, n हैं, तो उस केस में जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें ये, ठीक है। बात समझ में आ रही? थोड़ा समझते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर देखिए इनको हम विद्युत विभवांतर के पदों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये भी एक नोट पॉइंट ही है, आप लोग लिख सकते जाना, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E1 क्या लिखेंगे, E1 R2 प्लस का E2 R1, क्या लिखेंगे, E2 R1 अपान में क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। देखिए फार्मूला क्या है, ये ज़रूरी है, ये प्लस का I1 और I2 था, क्या था, I1 था, R2 था, अभी मैंने कराया फार्मूला, सॉरी माइनस का था, प्लस का नहीं था, माइनस का था। फिर क्या लिखा था, ये R1 और R2 अपान में क्या था, R1 प्लस R2। एक फार्मूला ये भी हो सकता है, ठीक। इसकी अगर तुलना हम V इज इक्वल टू E माइनस IR से करें, से तुलना करेंगे तो देखिए R इक्वलेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मिलेगा R1 R2 अपान में, R1 R2 अपान में R1 प्लस R2। ये फार्मूला हमें क्या मिलेगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो रही? अगर इसके नीचे हम लोग एक मान लें तो 1 अपान R इक्वलेंट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R1 प्लस का R2 अपान में R1 और R2। ये फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ये हम फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? बोलो भाई, बात समझ में आ रही? बोले बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही?
समझ में आनी चाहिए तभी बताना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अच्छा देखो मैं अलग अलग लिख लूँ, जैसे लिखूँ मैं 1/r इक्वल टू, है ना, ये लिख लें R1/R1 R2, ठीक है, प्लस का ये क्या है R2 है, ये लिख लें R1 R2। देखिए R2 से R2, R1 से R1, तो 1/r इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r1। देखिए जैसे ये लिखा है इसको हम इस क्रम में भी तो लिख सकते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश डैश कहाँ तक 1/rn तक। ये देखिए एक फार्मूला मिला। देखिए फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं ये हम पे डिपेंड होना चाहिए। ये फार्मूला कैसे बनाते हैं ये हम पे डिपेंड होना चाहिए। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ा सा हमारा मार्कर भूखा हो गया, तब तक इसको खाना खिला देते हैं। आप लोग नोट कीजिए भाई। हाँ हो गया। ये मार्कर हमारा 2 बूंद ज़िंदगी के लिए लेता है ना, क्योंकि भूखा हो जाता है जल्दी से, तो इसको खाना खिलाना पिलाना पड़ता है। हाँ नोट हो गया भाई, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। हो गया। हाँ अब लास्ट हेडिंग बची है आपका, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन कैसे करते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होगी। तब तक के लिए आपसे गुड बाय करेंगे, हम लोग टाटा करेंगे, टेक केयर करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए ये पूछा नहीं जाता है अक्सर, लेकिन मुझे कराना है तो कराना है। देखिए मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन कैसे करते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम बना है। देखिए हमने क्या किया है, ये मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन है। देखिए इसमें सेल क्या हैं, सेल लगे हैं, m सेल लगे हैं। इस पूरे परिपथ में कितने सेल लगे हैं, m सेल लगे हैं, और n पंक्तियां हैं। इस टाइप की कितनी पंक्तियां हैं, n, नंबर ऑफ n, पता नहीं कितनी पंक्तियां हैं, n पंक्तियां हैं, मुझे ये नहीं बताया गया 1 पंक्तियां हैं या 2 पंक्तियां हैं। ये कहा गया है कि n पंक्तियां हैं और m सेल लगे हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है। इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक सेल, क्या लिखेंगे आप लोग भी लिखिए, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, ठीक। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E, तथा आंतरिक प्रतिरोध, क्या आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ठीक है। इस प्रकार के m सेल, क्या लिखा है, इस प्रकार के m सेल, ठीक है। m सेल सभी को हमने किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के m सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस तरह की n पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। इस तरह की n पंक्तियां बनाई गई हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए n पंक्तियां क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। बात समझ में आ रही है। तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। जोड़कर क्या किया गया है, बनाया गया है। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही। देखिए m सेल जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं। m सेल किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लिखना। अतः m सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसलिए m सेलों का जो परिणामी विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए m सेलों का परिणामी
विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, m सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समान श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए m सेलों का जो विद्युत वाहक बल क्या होगा, me होगा। क्या होगा, me होगा। क्लियर हुई बात, बोलो क्लियर हुई बात। अच्छा, n पंक्तियाँ किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में। n पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, n पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, है ना। इसलिए n पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इसलिए n पंक्तियों का परिणामी विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे, इसलिए परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा, जो E हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो me के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, me के बराबर हो जाएगा, me के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं E इक्विवेलेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, E इक्विवेलेंट दे रखा है, और ये समीकरण क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ये me लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, me लिखा है। क्या लिखा है, me लिखा है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। ठीक है, अगर समांतर क्रम में है, क्या लिखे हैं, जो हमारे पास mr पंक्तियां हैं, mr प्रतिरोध हैं, वो n बार लिखे हैं और समांतर क्रम में लिखे हैं, तो लिखेंगे क्या है, mr प्रतिरोध। क्या लिखेंगे, mr प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में n बार हैं। कितने बार हैं, n बार हैं, तो लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 1/rn लिखेंगे। क्या लिखेंगे, rn लिखेंगे। अच्छा, चाहे देखो इनको हम r1 r2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो हम इनको यहीं पे छोड़ दें। अच्छा, लिखें कितने हैं, n बार तक लिखे हैं, तो अगर हमारे पास हैं कितने, mr हैं, कितने हैं, mr हैं, तो mr क्या देखते हैं क्या होगा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1/, क्या लिखेंगे, rm लिखेंगे। क्या लिखेंगे, mr प्लस 1/mr प्लस 1/mr या rm कुछ लिख सकते हो, 1/mr ये लिखेंगे बार। कितने बार लिखे हैं ये ज़रूर लिखना है आपको, समझाना दिखाना ज़रूर है, कितने बार लिखे हैं ये ज़रूर दिखाना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए n पंक्तियाँ लिखी हैं, तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू n/, क्या लिख सकते हैं, mr लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mr इक्वल टू ये लिख सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू में r इक्वलेंट इक्वल टू mr हो जाएगा। तो r इक्वलेंट की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो mr/n मिलेगा। ये क्या मिला है, ये हमें एक ब्यूटीफुल सा फार्मूला मिला है। क्या मिला है, एक ब्यूटीफुल फार्मूला मिला है। अगर परिपथ में लिखेंगे, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्वलेंट, है ना, अपान में R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। यही तो होता है मेरे भाई। तो देखो E इक्वलेंट की वैल्यू क्या लिखी है, वो लिखी है mr। E इक्वलेंट की वैल्यू क्या लिखी है, mr। कहाँ लिखी है, ये लिखी है। ठीक है, mr, बात समझ आ रही है, क्या लिखी है, mr। तो क्या हो जाएगा, r प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। अच्छा, स्मॉल r इक्वलेंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है, स्मॉल r इक्वलेंट की वैल्यू भी हमें दे रखे हैं, वो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं mr अपान में n। तो इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा mr अपान में क्या हो जाएगा, nr प्लस mr, और ये हो जाएगा इनटू में n। ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा nr अपान में nr प्लस का mr। ये फार्मूला हमें क्या मिला, पंक्तियों के बीच में हमें और प्रतिरोधों के बीच में क्या मिला, फार्मूला। नोट कीजिए भाई, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन किस क्रम में करते हैं, ये इसके लिए फार्मूला है। नोट कीजिए फटाफट, आप लोग नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। ठीक, थोड़ा हम इसका डायग्राम बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम और लिखाते हैं। इसको भी मिटा रहे हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, ये भी थोड़ा मिटा रहे हैं।
वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, ठीक है। देखिए हम निकालते हैं यहाँ अधिकतम धारा की शक्ति, लिखेंगे अधिकतम धारा शक्ति, यह अधिकतम धारा के शर्त, मैक्सिमम मतलब आई मैक्स की वैल्यू हम आपको निकालना यहाँ बता रहे हैं कितनी होगी। अगर आई मैक्स आपसे पूछ देता है तो ये होगी R अपान में स्मॉल r, M अपान में क्या होगी n। ये फार्मूला है, ये सिर्फ हम इससे न्यूमेरिकल कराएंगे, ये नहीं पूछता ये कहाँ से आया है, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल मिलेगा करने के लिए, ठीक है। हाँ, फिर पूछता है अधिकतम धारा की गणना, ठीक, क्या पूछेगा, अधिकतम धारा की गणना। तो आप देख लीजिएगा, अगर आई मैक्स आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा ME अपान में 2R। एक ये भी फार्मूला है, फार्मूला आप लोग नोट करते रहिए, ठीक। ये फर्स्ट फार्मूला था, ये सेकंड फार्मूला है, ठीक। दोनों फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को नोट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अपनी बंद करते हैं, नेक्स्ट डे लेकर आएंगे बीट स्टोन स्वेत। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।